वेरी गुड इवनिंग क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी करियर इंस्टीट्यूट से अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर लेके अब तक जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करी थी यूनिट, उसके अंदर हम रूट और स्टेम पढ़ चुके थे। ठीक है, रूट और स्टेम के बाद अब जो हम नेक्स्ट हमारे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो पार्ट कौन सा है बेटा? वो पार्ट है लीफ। जैसे कहते हैं ना, हम ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए फूड की जरूरत होती है, वैसे ही लीफ प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्या होता है? लीफ प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो आज हम जब लीफ स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जैसे कि लीफ, मैंने कहा प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो बोले सर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कैसे होता है? पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लीफ प्लांट के सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। केवल प्लांट के ही नहीं, लीफ हम ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सबसे ज्यादा सर्वाइवल का कारण होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्लांट के सर्वाइवल के लिए तो लीफ इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ लीफ ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लीफ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्या कहा मैंने अब तक बेटा? 3 पॉइंट्स मैं कह चुका हूं अपनी बात के अंदर। 3 पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को क्या कहा? लीफ प्लांट के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, लीफ ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जरूरी है सर्वाइवल के लिए, लीफ लिविंग बींग्स के लिए भी जरूरी है सर्वाइवल के लिए, साथ ही साथ लीफ बायोस्फीयर पे प्रेजेंट हर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल के लिए। तो देखिए, लीफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट जो हम लिख रहे हैं क्या है? लीफ इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ organisms, living beings, and also for other creatures present in the biosphere. प्रेजेंट इन दी बायोस्फीयर। क्या बात करी बेटा हमने? मैंने आपको जब बताया था, जब मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर इसको बताया था, अब जब मैं लिखने लगा तो मैंने इसको कितने में कंसाइज कर दिया? हमारी बात को मैंने अपनी बात को कंसाइज कर दिया 2 पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि बेसिक पॉइंट है जनरली, तो इतना वो नहीं करना है हमको आगे। क्या है? लीफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट, लीफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स and also for other creatures present in the biosphere। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स की। चलिए, या मान लीजिए इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि आखिर लीव्स होती क्या है, क्यों जरूरी होती है, क्या कारण होता है लीव्स के रहने का, ये सब बातें थी। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। लीफ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, अब जब लीफ के हम बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहला क्या आता है? बेसिक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट होता है लीफ इज अ लेटरल, लीफ इज अ लेटरल फ्लैटेंड part that arises from the
नोड। क्या लिखा मैंने पहला पॉइंट? लीफ इज अ लेटरल फ्लैटेंड पार्ट दैट अराइजेस फ्रॉम द नोड। बोले सर नोड से ही क्यों अराइज होती है, और किसी भी पार्ट से भी तो अराइज हो सकती है। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि नोड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो रोल है वो मैं आप लोगों को रूट के अंदर भी समझा चुका हूं। जब हम रूट पढ़ रहे थे तब मैंने क्या बताया था रूट के बेसिक डायग्राम में, कि क्या होता है, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं तो वो कहां पर बनते हैं? वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बनते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम होता है? न्यू सेल्स को लगातार बनाते रहना। इसी की वजह से जो इनोवेशन का काम होता है, वो इनोवेशन का जो प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता है। अगर सेल्स ही डेड रह जाएंगे, सेल्स ही मर जाएंगे, तो इलोंगेशन का होगा फिर आगे? इलोंगेशन जोन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए नोड से ही बनते हैं। और जब हम बात कर रहे थे वहां पर, तब हमने बात करी थी क्या होता है? नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड। ये डायग्राम बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या आता है? लीफ अराइजेस फ्रॉम दी leaf arises from the shoot meristem as leaf primordium। ठीक है, सेकंड बात हमने क्या करी? लीफ अराइजेस फ्रॉम द शूट मेरिस्टेम एज लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, ये दो बेसिक पॉइंट्स आप लोगों ने साथ के साथ नोट कर लिए। रब करूं मैं इसको? देख लीजिए एक बार, मिटाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। क्या है बेटा? ईच लीफ possesses a bird in its axial part known as axillary bird। क्या कहा मैंने? Each leaf possesses a bird in its axial part known as axillary bird। बोले सर एक्सिलरी पार्ट कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, मानिए ये लीफ है। ठीक है, ये वाला जो एंगल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल पार्ट कहते हैं। इसके यहां से एक छोटा सा बर्ड निकलता है और वो बर्ड न्यू प्लांट में या न्यू लीव्स में ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब लास्ट जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो क्या है? Each leaves possesses chlorophyll each leaf possesses chlorophyll which is known as photosynthetic organ of the plant। ठीक है, क्या कहा मैंने? Each leaf possesses chlorophyll which is known as photosynthetic organ of the plant। ठीक है, क्लोरोफिल सब हम जानते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो फूड बनाने में मदद करता है। अब जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, इसलिए हमने ये लाइन कही। ठीक है, अब तक हम हमारे चार बेसिक पॉइंट्स पढ़ चुके हैं लीफ के। चारों बेसिक पॉइंट्स हमने क्या पढ़े? पहला पढ़ा था हमने, लीफ इज अ लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट अराइजेस फ्रॉम द नोड। नोड से ही क्यों? क्योंकि वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। फिर हमने बात करी थी ईच लीफ अराइजेस फ्रॉम शूट मेरिस्टेम एज लीफ प्राइमोडियम।
फिर हमने बात करी ईच लीफ possesses a bird in its axile part known as axillary bird. एक्साइल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फिर हमने बात करी ईच लीफ possesses chlorophyll which is known as photosynthetic organ of the plant. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब जब हमने यहां बेटा बात कर ली क्लोरोफिल की, तो चलिए इसी से रिगार्डिंग दो टर्म्स और होते हैं, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उनको भी एक बार आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं कि वो दो टर्म्स क्या है। वैसे तो क्लोरोफिल को मिला के वो तीन टर्म्स होते हैं। कौन कौन से तीन टर्म्स हो गए? पहला क्लोरोफिल, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन टर्म्स होते हैं, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो जब बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो ये कैसा होता है? इसमें क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन को छोड़कर और कोई से भी कलर पाए जाते हैं, और कोई से कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, भले वो ऑरेंज हो, भले वो रेड हो, भले वो येलो हो। ऑल कलर पिगमेंट्स आर फाउंड एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या बात करी हमने? तीन पॉइंट्स लिखे थे, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल में मैंने क्या कहा? ग्रीन कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में मैंने क्या कहा? सारे कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, किसको छोड़कर? ग्रीन को छोड़कर। ल्यूकोप्लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या कहा? ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? ये व्हाइट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। जैसा कि अब तक हमारा पैटर्न फॉलो होता है कि हमने जब रूट बात करी थी, सबसे पहले रूट के बेसिक पॉइंट्स, फिर रूट के टाइप्स, फिर उसके मॉडिफिकेशन, फिर उनके टाइप्स, हर चीज को अच्छी तरह से पढ़ा था। स्टेम में भी यही सेम फॉर्मेट हमने अपनाया था। लीफ के अंदर भी हमने शुरू से वो ही अपनाया है फॉर्मेट। सबसे पहले हमने बात करी क्यों जरूरी होती है लीफ, फिर उसका कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर लिखा। फिर हमने बात करी लीव्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स की। जितना अच्छा हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर लीफ के बेसिक पॉइंट्स के बाद दौरान बात करते समय हमें 3 टर्म्स और पढ़ने को मिले थे। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं लीफ के डायग्राम की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? लीफ के डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं लीफ का डायग्राम। लीफ डायग्राम। ठीक है, अब जब लीफ का डायग्राम हम पढ़ रहे हैं तो देखिए बेटा, ये मानिए हमारा एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लीजिए, मान लिया इसको लीफ का स्ट्रक्चर। ये लीजिए, अब मैंने क्या कहा था? लीफ कहां से अराइज होती है? हमेशा नीचे से, स्टेम के बेस से। तो मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया, इस पार्ट को तो हमने क्या कह दिया? लीफ बेस। क्या कह दिया? लीफ बेस कह दिया। ठीक है, स्टेम के नीचे वाले पार्ट्स। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो लीफ को यहां से जोड़ रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? पेटियोल।
क्या कहते हैं? पेटियोल। ठीक है। अब बोले सर ये तो आपने कह दिया स्टेम की नीचे की तरफ से राइज हो रही थी, इस पार्ट को लीफ बेस कह दिया। अब ये जो स्टेम और ये लीफ का पार्ट बीच का जुड़ा हुआ है जिस स्टॉक से, उसको हमने पेटियोल कह दिया। ठीक है, अटैच टू स्टॉक, अटैच टू स्टॉक। ठीक है। अब जो पार्ट आता है बेटा, एक क्या आता है, ये बीच वाली जो लाइन है जो लीफ को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? मिडरेल। क्या कहते हैं? मिडरेल। ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, लीफ की टिप हो गई, ये मिडरेल हो गई। ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इस पार्ट को हमने कह दिया लैमिना। क्या कह दिया? लैमिना कह दिया। ठीक है। पहली बात करी हमने लीफ बेस की, फिर कहा ये स्टॉक से अटैच्ड रहता है जिसको हम कहते हैं पेटियोल। फिर हमने बात करी ये जो बीच में लाइन सी जा रही है, ये लीफ को डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स के अंदर, जिसको हमने कहा मिडरेल। फिर मैंने कहा ऊपर की तरफ जो हिस्सा प्रेजेंट है वो क्या है? टिप। और ये जो हिस्सा प्रेजेंट है इसको हमने कहा लैमिना। इसका मतलब लीफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लीफ बेस, लैमिना और पेटियोल। ठीक है। अब ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? वेन्स। बोले सर आर्टरीज क्यों नहीं है? यहां पर देखिए ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम ह्यूमंस के अंदर तो वेन्स और आर्टरीज दोनों होती है, पर यहां पर केवल वेन्स इसलिए कहा क्योंकि इनका काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को प्लांट के हर पार्ट तक सप्लाई करना। जब प्रॉपर वाटर एंड मिनरल पहुंच पाएगा प्लांट्स तक, तभी तो बेटा लीफ सर्वाइव कर पाएंगी। इसलिए हमने इनको कहा वेन्स, जिनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। तो ये था हमारा लीफ का एक बेसिक डायग्राम। आज की क्लास हमने जो पढ़ा वो आप लोगों को क्लियर है? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर कंटिन्यू करूंगा विद पार्ट 2। थैंक यू क्लास।